नमस्ते। और बच्चों सब ठीक है? आज पुनः आपकी कक्षा में उपस्थित हैं और आज का टॉपिक रहेगा ऑनलाइन शिक्षा में ऊष्म व्यंजन, जिसमें श, स और स, ह ये उच्चारण का प्रयोग हम किस प्रकार से करते हैं। अक्सर कर देखा होगा बच्चों कि आपने कि यहाँ बहुत सारी भ्रांति उत्पन्न हो जाती है कि किस स को लिखें और किस को ना लिखें। ये बहुत बड़ी समस्या आ जाती है। हम अभी आप छोटे हैं, जब आगे बढ़ेंगे तो ये समस्या तो रहेगी ही, लेकिन थोड़ा बुरा भी लगेगा कि कहीं हमने गलत तो नहीं लिख दिया। और आप तो ये बात जानते ही हैं, थोड़ा सा हम बात करेंगे कि राष्ट्र भाषा और आपको पता है राष्ट्रभाषा कौन सी है या राष्ट्रभाषा किसे कहते हैं? दूसरी आती है राज्य। भाषा। इन दोनों में एक ही बात है या कोई अंतर है, ये तो आप समझ पा रहे होंगे, लेकिन ये नहीं समझ पा रहे होंगे कि राष्ट्रभाषा क्या है और राज्य भाषा क्या है। राष्ट्रभाषा बच्चों वो भाषा होती है जिसमें जो भाषा राष्ट्र में अधिकतर बोली जाती है, वो राष्ट्रभाषा होती है। तो आपने देखा होगा अधिकतर हिंदी और अंग्रेजी दो ही भाषाएं बोली जाती हैं। तो राष्ट्रभाषा कौन सी हुई? राष्ट्रभाषा हुई हिंदी, और या राष्ट्रभाषा हुई अंग्रेजी। लेकिन दूसरी बात है कि राज्यभाषा। राज्यभाषा कौन सी है? तो राज्य के जो कामकाज हैं जिस भाषा में किए जाते हैं उसे राज्यभाषा कहते हैं। तो आपने देखा होगा कि जितने भी अध्यादेश या जितने भी आदेश आते हैं या तो वो हिंदी में होते हैं या वो अंग्रेजी में होते हैं। तो जब राज्यभाषा हिंदी है, राष्ट्रभाषा हिंदी है, तो फिर हम लोग पढ़ लिख करके जब बड़े होते हैं तो कामकाज या तो अंग्रेजी में करेंगे या हिंदी में करेंगे। आप भले ही IAS PCS बन जाएं, लेकिन आप काम दो ही भाषाओं में मुख्यतः करोगे, या तो आप हिंदी में करोगे या अंग्रेजी में। और खास तौर से जब IAS आप बन गए, PCS बन गए या और कोई आप शिक्षक ही बन गए, आप अभिभावकों से बात कर रहे हो, आप जो है किसी अन्य डिपार्टमेंट में बात कर रहे हो, तो जो आपकी जो भाषा शैली है उसका बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है। अगर वो शुद्ध है तो सामने वाला जो है आपका व्यक्तित्व उस हिसाब से देखता है। और यदि आपकी भाषा शैली अच्छी नहीं है तो आप कितने भी पढ़े लिखे हैं, थोड़ी शर्मिंदगी महसूस होगी। तो इसलिए मैंने ये बात ली है कि हमें वर्णों को सही रूप में बोलना और उनको प्रयुक्त करना, ये हमें आना चाहिए। और जहां आज का जो टॉपिक है बहुत ही महत्वपूर्ण है, तो आइए इसको लेते हैं। यहां पर हमारे पास एक तालव्य है जिसे आप कह देते हैं सीटी वाला सा,
लेकिन सीटी वाला नहीं है, क्योंकि सीटी तो ऐसे लिखी जाती है तो फिर ये सा कहां से आ जाएगा, इसलिए ये सीटी वाला सा कहना ये गलत है। सलगम वाला सा बोले तब भी चल जाएगा, ठीक है, लेकिन सीटी वाला तो बिल्कुल गलत है, तो इसको हम सीटी वाला सा नहीं कहेंगे। ये तालव्य है, और तालव्य को बोलने के लिए मैं एक बहुत अच्छी तरकीब बता देता हूं, तो कभी आप भूलेंगे नहीं। आप तलवा तो समझते होंगे, जो जीभ के ऊपर का जो भाग होता है बहुत कोमल भाग होता है। कभी कभी आपने आलू के पराठे खाए होंगे, गरम गरम आलू के पराठे, आलू चिपक जाता है तो जलस जाता है, तो वो तलवा होता है। अगर जीभ की नोक को तलवे से लगाकर हम बोलें श श, तो ये ध्वनि जो है उत्पन्न होती है, जो बिल्कुल साफ शुद्ध है, तो इसे इसलिए हम तालव्य कहते हैं। दूसरा आता है मूर्धन्य स। मूर्धन्य स क्या होता है, ये हमारा तालव्य हो गया। मूर्धन्य स, मूर्धन्य स क्या होता है? मूर्धन्य स जो तलवा है और जीभ के जो बीच का जो भाग है, ये भाग मूर्धन्य अर्थात खाली स्थान कहलाता है, और इस खाली स्थान को ही मूर्धन्य कहते हैं। तो जीभ के आप तलवे और जीभ के बीच का जो खाली स्थान है वहां ले जाकर के जरा बोलिएगा स स श श, तो ये ध्वन उत्पन्न होगी और ये हमारा मूर्धन्य श कहलाएगा। और ये है दंत स। कौन सा सा है? दंत सा। दंत सा कौन सा होता है? दंत सा वह सा है जो जीभ की नोक को दांत से लगा करके और उसे वापिस कर ले। तो बोल के देखिएगा स, तो वो जीभ जाती है और जाने के टकराने के बाद वापिस लौटाती है श स। तो ये कौन सा हुआ? दंत स। तो तीनों स में अंतर हो गया, एक तालव्य स, दूसरा मूर्धन्य स और तीसरा दंत स। और चौथा हमारा है उस व्यंजन के तहत ह। तो ह क्या है? ह भी उस व्यंजन में आता है। ये जो ह है कंठ से बोलने वाला है। कंठ आप समझते होंगे कि कंठ है, कंठ से जो ध्वनि जो वायु निकलती है तब ह की जो है ध्वनि आती है। तो इस तरीके से ये हमने बोलने के बारे में आपको जानकारी दी। लेकिन एक बात रह गई, वो जानबूझ करके बाद में बताई जा रही है, इसीलिए कि अब आप समझ जाएंगे। जब हमने तालव्य श बोला था या मूर्धन्य श बोला था या दंत स बोला था या ह बोला था, तो आपने देखा होगा वायु जो है घर्षण करती हुई आगे बाहर निकल करके आई थी। और जब कोई चीज घर्षण करती है ना तो वो कैसी होगी? ठंडी या गर्म? गर्म हो जाएगी, उष्ण हो जाएगी। और जब इसलिए इनका नाम क्या रखा गया? ऊष्म व्यंजन। क्या रखा गया? ऊष्म व्यंजन। चलिए, बहुत अच्छी बात है। अब बात आते हैं इनके प्रयोग पर। तो प्रयोग की जब हम बात करते हैं तो हम देखते हैं कि ये स तालव्य श और श मूर्धन्य श और ये दंत श, इन
तीनों स में क्या कैसे लिखे जाएं, ये मान लीजिए जैसे शासन शब्द आता है, ठीक है ना। अब शासन में सारे कौन से, इस वाले सा को लिखे पहले या इस वाले को लिखे या इसको लिखे, बड़ी समस्या है। बहुत सारे और भी शब्द हैं, तो ये समस्या का निस्तारण कैसे संभव हो, कैसे हम अपनी वर्तनी को शुद्ध करें, तो इसके लिए इसमें कुछ नियम हैं। तो उन नियमों के बारे में बताएंगे और इसके बारे में बताते चलेंगे, जिससे कि आप लोगों की जो समस्याएं हैं वो समस्याएं समाप्त हो जाएंगी। तो इसमें नियम है पहला कि संस्कृत शब्द में प्रयोग होता है। ये जो है ये किसमें प्रयोग होता है? संस्कृत शब्द में प्रयोग होता है। अगर ये सा आ रहा है तो आप मान करके चलिए कि ये संस्कृत का शब्द होगा। कैसे? जैसे कसा, ये देख लीजिए, कशा, संतोष, भाषा, गवेषणा, द्वेष, मूसक, पौष। तो ये आपने हर एक में आपने देखा, ये स जो मूर्धन्य स है उसका प्रयोग हो रहा है। तो ये तो बात क्लियर हो गई कि ये 95% संस्कृत में ही प्रयोग में होता है। दूसरी चीज कि दूसरा नियम कहता है कि संस्कृत शब्द की मूल धातु व उनसे बने शब्दों में श प्रयोग किया जाता है। जैसे शिष्य, शिष्ट, शेष, इसका प्रयोग हो रहा है। तीसरा नियम है कि ट वर्ग के अक्षर के पूर्व स का प्रयोग होता है। ट वर्ग आपको इससे पूर्व में जो स्पर्श व्यंजन पढ़ाए थे उसमें हमने 5 वर्ग पढ़ाए थे, क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग और प वर्ग। तो उन वर्गों की बात कर रहे हैं। तो जिसमें ट वर्ग जहां भी आएगा तो उस मूर्धन्य श उससे पहले आएगा। देखिएगा, यहां देखिए, षोडश, षडानन, कष्ट, नष्ट, आ रहा। और चौथा नियम क्या है? ऋ के बाद केवल स का प्रयोग होता है। ऋ के बाद, जैसे ऋषि, कृष्ण, वृष्ट, सृष्ट। दोबारा से देख लीजिए, ऋषि, कृष्ण, वृष्ट, सृष्ट। एक बात आपने देखी होगी, हालांकि मैं आगे बताना चाहता था लेकिन चलो यहीं बता देते हैं कि यहां पर जो ऋ आई है, ये ऋ जो है इसका उच्चारण कैसा होता है, यहां उच्चारण समझने की जरूरत है। अगर इसका हम ध्वनि
की बात करें तो ये जो है आप यूं मान के चलिए, रेर रेर, तो ये ध्वनि है। यहां एक गलती कर जाते हैं हम। क्या गलती करते हैं, इसे भी देख लीजिए आप। गलती यहां पर ये कर जाते हैं कि आपने देखा होगा, एक तो आता है ये और एक आता है ये क्या है और ये क्या है, इसके मानी क्या है और इसके मानी क्या है। अक्सर कर बच्चे अगर बोलते हैं ग्रह, तो ग्रह ये है, ग्रह माने नक्षत्र, और ये क्या बोला जाएगा, गृह। ये मैं आगे और बताऊंगा आपको जब हम बात करेंगे, हमारे पास में रा की गतियां होंगी, उस समय और बात करूंगा मैं, तब इसको और क्लियर कर देंगे, ठीक है। तो इसीलिए यहां पर जो हमने बोला है उसको ध्यान आ गई बात, तो मैंने ये आपको बता दिया। चलिए अब आता है अगला 5वां नियम। क्या कहता है कि जहां श और स एक साथ प्रयुक्त होता है, वहां श के बाद श का प्रयोग होता है। अर्थात जब ये और ये दोनों आ रहे हों एक साथ, तो सब उस पहले कौन सा आएगा, ये आएगा और फिर ये आएगा। जैसे शासन, शासन, प्रशासन, तो समझ गए ना बात क्या, नियम क्या कह रहा था कि जब तालपिशा और दंत स दोनों आए तो पहले कौन सा आएगा, पहले तालव्य आएगा और फिर दंत आएगा, ठीक है। और भी है, देखिए एग्जाम्पल कि शासन, शासक, प्रशंसा, संसद, तो ये आपको क्लियर हो गया होगा। अगला नियम देखते हैं कि अगला नियम क्या है। अगला नियम कह रहा है कि जहां तालव्य श और मूर्धन्य स दोनों एक साथ आए तो स के पश्चात श आएगा। अर्थात जब ये दोनों आए, पहले ये तालव्य आए और फिर मूर्धन्य श आए, तो इसका क्रम भी यही रहेगा। जैसे शेष, आपने पढ़ा होगा। और भी एग्जाम्पल है, देखिए शोषण, शीर्षक, शेष, विशेष, इनमें सब में तालव्य श पहले और मूर्धन्य श बाद में आ रहा है। आगे बढ़ते हैं कि उपसर्ग के रूप में न्यः या वे आने पर मूल शब्द स ही रहता है। यहां ये कह रहा है नियम कि अगर उपसर्ग
मैं के रूप में उपसर्ग और देखिए फिलहाल में ऊपर, उपसर्ग ऊपर लगता है और प्रत्यय पीछे लगता है। जब हम उपसर्ग और प्रत्यय पढ़ाएंगे ना अलग से, उसमें एकदम क्लियर करेंगे। फिलहाल में ये समझ लीजिएगा कि जब उपसर्ग में ने या वी आए तो मूल शब्द सही रहेगा। जैसे निसंशय, ये देख रहे हो, नेह संशय, निसंदेह, विस्तृत, विस्तार, तो वही रहता है। ये बात क्लियर होगी। और एक अंतिम नियम कहता है कि व्यक्तिवाचक संज्ञा व स्थानवाचक संज्ञा को छोड़कर, कौन कौन सी द्वारा से समझ लीजिएगा, व्यक्तिवाचक संज्ञा और स्थानवाचक संज्ञा को छोड़ दें तो इनका जो ये क्रम है, ये जो क्रम है वर्णमाला में आपकी में पहले तालव्य शाह है, फिर मूर्धन्य शाह है, फिर दंत स है, तो यही क्रम रहेगा। ये फिर ये। बात समझ में आ गई कि यदि हम व्यक्तिवाचक संज्ञा और स्थानवाचक संज्ञा को छोड़ दें तो यही क्रम रहेगा। इसका एक एग्जाम्पल है शीर्षासन। देखो ये शीर्षासन, तो पहला ये है, दूसरा ये है, दूसरा ये है, तीसरा ये है, तीसरा ये। तो बात क्लियर होगी ना। अब यहां पर जो बात कही है उसे समझ लेते हैं कि क्यों बात कही गई कि व्यक्तिवाचक संज्ञा और स्थानवाचक संज्ञा। मान लीजिए कि किसी का नाम है सती, ने ये सतीश लिखा है ना, लेकिन एक व्यक्ति कह रहा है कि नहीं मैं तो ये वाला सतीश लिखूंगा, मैं तो ये सतीश लिखूंगा, तो इसमें हम उसे बाध्य नहीं कर सकते। उससे बाध्य नहीं कर सकते कि नहीं भाई ये नियम के खिलाफ है या नियम के सही है, क्या है क्या नहीं है। ठीक है, मान लीजिए शशि है, शशि, तो शशि ये भी लिख सकता है वो, या उसे ये भी लिख सकते हैं शशि, है तो उसकी मर्जी कि वो जो लिखना चाहे। ऐसे ही व्यक्तिवाचक संज्ञा होगी स्थानवाचक संज्ञा। स्थानवाचक संज्ञा में भी मान लीजिए शासनी है, शासनी, ये कोई गांव है, कस्बा है, तो शासनी ये लिखा हुआ है तो उसे आप गलत ठहरा नहीं सकते, वो सही है। क्लियर? तो व्यक्तिवाचक संज्ञा और स्थानवाचक संज्ञा को छोड़ दें तो ये क्रम ही रहेगा। तो इस तरीके से आपकी ये बहुत सारी जो कमियां हैं, भ्रांतियां हैं,
वो दूर हो सकती हैं, जो भविष्य में आपको बहुत काम आएंगे। आज इतना है। बहुत बहुत धन्यवाद।